संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का पूरा ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं का भी जिक्र है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक इन दंगों का असर स्थानीय जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी पर भी पड़ा है। कभी संभल में 45% आबादी हिंदुओं की थी, लेकिन लगातार होने वाली हिंसा और असुरक्षा की वजह से आज ये घटकर केवल 15 से 20% रह गई है। इस रिपोर्ट में दंगे की वजह, उनका असर और समुदायों के बीच बढ़े तनाव का भी विवरण है। और सूत्रों के मुताबिक जांच रिपोर्ट में 1947 से लेकर अब तक संभल में हुए 15 बड़े दंगों का जिक्र है। रिपोर्ट में दावा है कि हर दंगे में सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुओं को हुआ है और यही वजह है कि कभी संभल में 45% हिंदू आबादी थी, लेकिन अब ये घटकर केवल 15 से 20% रह गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दंगों और तुष्टीकरण की राजनीति ने संभल की डेमोग्राफी को पूरी तरीके से बदल डाला। पिछले साल हुए दंगों पर रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ और इस रिपोर्ट के मुताबिक हालिया दंगे में हिंदुओं को मारने की प्लानिंग थी और इसके लिए दंगाइयों को बाहर से बाकायदा शहर में बुलाया गया था। हालांकि हिंदू मोहल्लों में पुलिस की मौजूदगी के कारण से बड़ी घटना टल गई। रिपोर्ट में यह भी दर्ज है कि संभल अब अलकायदा जैसे आतंकी ठिकानों का अड्डा बन चुका है। जांच के लिए बनाया गया जुडिशियल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सीएम योगी को सौंप दी है। जुडिशियल कमीशन के सदस्य रहे पूर्व डीजीपी ए.के. जैन साहब हमारे साथ हैं। सर, कितना समय लग गया इस रिपोर्ट को पूरा करने में? देखिए, नवंबर के एंड में कमीशन का गठन हुआ था और आज रिपोर्ट सौंप दी है। तो सर, मतलब करीब 8 साढ़े 8 महीने लग गए इस पूरी रिपोर्ट को पूरा करने में, कि अच्छी खासी लंबी चौड़ी रिपोर्ट मान लीजिए सर। बिल्कुल, पूरा जो भी इसमें है, सारी कार्रवाइयां उसमें जो भी की हैं कमीशन ने, सब विधिवत उसमें रिकॉर्ड की हैं। सर, जैसा माना जा रहा था कि जो उस दिन वहां पर क्लैश हुआ था पुलिस और एक समूह के बीच, सिर्फ उस घटना का ही उसमें समावेश किया गया और आगे पीछे भी? मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैंने सिर्फ आपको बताया कि रिपोर्ट बनाई गई है, मुख्यमंत्री जी को सौंप दी गई है। सर, संभल न्यायिक जांच आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, उसको लेकर क्या कहना है? जी, ये जो संभल में जो घटना हुई थी, इसके जांच के लिए जो प्रदेश सरकार ने जो न्यायिक आयोग गठित किया था, आज उन्होंने अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपी है और उस पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कई सारे बिंदु हैं उसमें सर, तो अब ये रिपोर्ट के अध्ययन करने के बाद ही हम इसके बारे में बात कर पाएंगे। न्यायिक जांच आयोग ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि पूरी तरह से दंगा सुनियोजित था। जो स्थानीय सांसद थे समाजवादी पार्टी के, उन्होंने, और जो इंतजामिया कमेटी थी मस्जिद की, उन लोगों ने साजिश रच करके इस दंगे को कराने का काम किया था। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में हर स्थिति में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने को है। हम कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। किसी को भी दंगा फसाद, लॉ एंड ऑर्डर से छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं होगी। ये जो कमेटी बनाई थी योगी सरकार ने बनाई थी, तो योगी सरकार जो कहेगी वही कमेटी रिपोर्ट देगी। तो तमाम रिपोर्टों के पीछे, ये इस पूरे एक्सरसाइज के पीछे मकसद यही है कि किसी तरह हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत और घृणा बढ़े। मकसद ये नहीं है कि दंगा हुआ है तो वहाँ शांति हो, वहाँ आपस में भाईचारा हो, फिर से लोग आपस में मिलजुल कर रहें। ये उद्देश्य इस कमेटी का नहीं था। संभल के हिंसा को लेकर के जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट भी इस तरह से इंगित कर रही है कि बड़ी संख्या में दंगों में हिंसा के नाते हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। हमने देश का इतिहास देखा है और दुनिया भर में जहां जहां भी इस प्रकार से दंगे में किसी मजहब या जाति के आधार पर किसी को प्रताड़ित किया गया है, वहां से उनकी संख्या का कम हो जाना बहुत स्वाभाविक सा है। लेकिन देश के लिए ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि देश में जानबूझ करके डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए एक साजिश रची जा रही है और ये डेमोग्राफिक चेंज इस देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। ये आंख खोलने की उनको जरूरत है जो गंगा जमनी तहजीब हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। और उस रिपोर्ट में और भी खुलासे हुए हैं, कैसे हिंदुओं का यहाँ से पलायन कराया जाए, कैसे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जाए, कैसे जहां हिंदू 4 घर है वहां कैसे दंगे किए जाएं। ये सारे के सारे उस रिपोर्ट में आया है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं
वो लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? ये बायस रिपोर्ट है। आपको याद होगा महामंदिर के ऊपर जो विवाद हुआ था और कहा गया था इसको ढक दिया गया, इसकी दीवारें खड़ी कर दी गई। मंदिर के पुजारी ने और मुतवल्ली ने सामने आकर ये कहा था कि नहीं, हमें किसी ने यहाँ से नहीं भेजा, किसी ने हमको मजबूर नहीं किया जाने पर, हम अपने काम की वजह से दूसरी जगह सेट हो गए हैं। हम दंगों की वजह से या किसी के डराने धमकाने की वजह से नहीं गए हैं। ऐसी तमाम बातें सामने आने के बावजूद इस तरह की रिपोर्ट पेश करना, मैं समझता हूं ये दंगा और नफरत फैलाने वाली रिपोर्ट है। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है। संजय चौधरी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी सपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, नाजिम खान साहब हमारे साथ हैं मुस्लिम स्कॉलर, और एच एस रावत जी हिंदू धर्मगुरु, और साथ ही साथ गोपाल शर्मा वकील वादी पक्ष के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत सबसे पहले कपिल श्रीवास्तव जी आप ही के साथ। जो रिपोर्ट कमेटी ने सौंपी है उसमें 2-3 बड़ी बातों का जिक्र है। एक तो हिंदुओं के पलायन के लिए वहां जो सरकारें रहीं, आज़ादी के बाद जितनी सरकारें रहीं, खास तौर पर बीते कुछ दशकों में तुष्टीकरण की राजनीति हुई, हिंसा हुई जो संभल में, उसको जिम्मेदार ठहराया गया है। और हाल ही में तो बड़ी चौंकाने वाली बात जो हिंसा हुई थी कि अगर हिंदुओं के मोहल्ले में पुलिस का पहरा ना होता तो वहां किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश थी। देखिए आस्था जी, बड़ी हास्यास्पद स्थिति है कि 1947 से लेकर के आज तक में जो भी जनसांख्यिकी परिवर्तन हुआ है उस पर इससे पहले भी रिपोर्ट संसद के अंदर रखी गई। तमाम इन्वेस्टिगेशंस इसके पहले भी हुए हैं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस आयोग का गठन किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। इस आयोग में कौन कौन से सदस्य हैं, जरा उनका आप नाम बता दें। भाई अगर ये न्यायिक समिति है तो मुझे बताइए कौन कौन से जस्टिस इसमें शामिल थे। ये जो भी रिपोर्ट और आख्या आई है वो आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, लेकिन जितना आप बता पाए कपिल जी, मतलब आप कमेटी पे सवाल उठा रहे हैं कि ये कमेटी जिसने जांच की है या जो इसके मेंबर रहे हैं, यही सवाल संजय चौधरी जी के पास मैं ले चलती हूँ। संजय चौधरी जी, एक तो विपक्ष इसको इस तरह कह रहा है कि जानबूझकर ये हिंदू मुस्लिम के बीच में कड़वाहट डालने के लिए और अपने तुष्टीकरण के लिए इस तरह का माहौल बार बार खड़ा किया जाता है। और दूसरा, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसके मेंबर्स को लेकर भी राजनीति के एंगल से ही विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। देखिए, आज जो संभल हिंसा की रिपोर्ट आई है वो आंख खोलने वाली है। क्योंकि उसने एक काले सच को सामने कर दिया है। वो सच क्या है कि जिस संभल में जहां सनातन धर्म के मानने वाले लोग मानते हैं कि हमारा अगला कल्कि का अवतार संभल में होगा, उस संभल के प्रति क्या नीति है कि स्वतंत्रता के पहले जहां 45% हिंदू थे, आज वहां 15% हिंदू रह गए हैं। ये काला सच है, ये खुली आंख से देखने वाला सच है। और जो इसे नहीं देखते, मुझे नहीं लगता कि वो अपने प्रति, अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति और इस भारत देश के प्रति न्याय करेंगे। और लगातार इस संभल के अंदर दंगों का इतिहास है। दंगे होते रहे और ऐसे ऐसे दंगे हुए हैं कि 1976 का जो दंगा है वो ये बताता है कि वहां पर जब दंगा हुआ तो मरने वाले केवल हिंदू थे। ये एक पक्षी दंगा था और इसमें मुस्लिम पक्ष का कोई भी व्यक्ति मरा नहीं। ये काला सच देखने वाला है। और जो अभी दंगा हुआ और स्वतंत्रता के पहले 48 में दंगा हुआ, इस समय के विधायक के जो पिताजी थे उन्होंने उस समय गोली चलाई थी। और आज के दंगों में समाजवादी पार्टी के उसी विधायक जिनके पिता ने गोली चलाई थी, उनका पुत्र उस रस्म को आगे बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से ये जो रिपोर्ट है वो आंख खोलने वाली है। कैसे उत्तर प्रदेश में जनसंख्या का परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश की संस्कृति को तोड़ा जा रहा है। मेरी बात अधूरी रह गई। हाँ ठीक है, कपिल जी 10 सेकंड पूरा कीजिए, फिर प्रियंका गुप्ता जी। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि ये जो आयोग का गठन किया गया, उससे जो रिपोर्ट ली गई है, योगी शासन जो चाहता है वो उन्होंने रिपोर्ट लिया।
मैं आपको इस वजह से कह रहा हूं कि अगर 1947 से लेकर के आज तक की डेमोग्राफी आप देखना चाहते हैं तो उसमें से 15-16 साल से ऊपर भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा। ये अपने स्पेसिफिक टाइम में क्यों नहीं बताते हैं कि ये पलायन क्यों नहीं रुक सके? और क्या डेमोग्राफी का जो परिवर्तन होता है सिर्फ इसी वजह से होता है? जिस समाज में ज्यादा शिक्षित लोग हो जाते हैं वो अपने गांव से निकल करके शहर में नौकरी और रोजगार के लिए चले जाते हैं। तो ये तो पहले भी एक जांच कमेटी की रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत हो चुकी है संसद में। क्या उसको ये जुठला देंगे जो कि इन्हीं के अपने सांसद के द्वारा प्रस्तुत की गई थी और बाकायदा जांच हुई थी? अब आप गले मुर्दे जानबूझ के उखाड़ना चाहते हैं क्योंकि उसका कारण है। अगर इस समय बिहार के इलेक्शन को जो एसआईआर हो रहा है उसको डेब्यूट करने के लिए ये आयोग आनन फानन में आज ही क्यों दिया गया, इधर ही क्यों दिया गया? अच्छा, और ये ठीक है, एक आरोप जानबूझ के आप और लगा रहे हैं कि ये जो एसआईआर का मुद्दा है इससे ध्यान भटकाने के लिए इस रिपोर्ट को लाया गया। ठीक है, मैं लौटती हूं आपके पास, और भी पैनलिस्ट एक बार सब लोग अपनी बात रख ले। प्रियंका गुप्ता जी, उसके बाद नाजिम खान साहब। देखिए आस्था जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 8 साल से ज्यादा उत्तर प्रदेश में सरकार है, केंद्र में 11 साल से ज्यादा जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब मुझे लगता है कि अगर हिंदू खतरे में है तो सबसे बड़ी तो जिम्मेदारी इन्हीं लोगों के कंधों पर है कि हिंदू क्यों खतरों में है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस संभल की आप बात कर रही हैं वहां सेकेंड लार्जेस्ट जो वोट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था। ऐसा भी नहीं है कि इनको वोट नहीं मिलता। वहां पर इनको जो वोट मिला था वो 4,49,000 था और जो जीतने वाले कैंडिडेट थे सपा के उनको वोट मिला था 5,71,000 के करीब। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई वोट तो आपको मिल ही रहा। अगर आपकी काल में आपकी सरकार में लोग अगर पलायन कर रहे हैं और पिछले इतने सालों से आप किसी को बसा नहीं पाए हैं तो उसका रीजन अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आपने वहां पर क्या किया? एजुकेशन का स्तर वहां पर 48%। जनगणना आपने 11 के बाद की नहीं, पता नहीं कौन से आंकड़े लेके चले आते हैं आप लोग। जनगणना तो आप करा नहीं पाए, और जनगणना क्यों नहीं कराते उसका एक रीजन ये भी है क्योंकि देखिए कोविड में कितने लोगों की मौत हुई, इसका भी जो रहता है वो न खुल जाए, इसके चक्कर में आप जनगणना भी नहीं कराते हैं। अब रही बात इससे पहले की सरकारों की, तो 1978 में जनसंघ की सरकार थी और जो पूरी तरीके से जो मोरारजी देसाई की केंद्र में सरकार थी, उस समय जो दंगे हुए थे उसमें सबसे ज्यादा भयावह मौतें भी हुई थी, पर उसकी जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं कराई गई थी। दूसरी चीज मैं कहना चाहती हूँ, उसके 10 बाद सेकंड भी conclude भारतीय करिए। जनता पार्टी की सरकारें रही, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार हो, चाहे वो राजनाथ सिंह जी की सरकार हो, चाहे राम प्रकाश गुप्ता की सरकार हो, चाहे आरएसएस और बीएसपी की सरकारें हो, इतनी सारी सरकारों के बावजूद भी आप हिंदू बसा नहीं पाए वहां पर। हिंदू आप किस तरीके की बातें करते हैं? आप उत्तर प्रदेश ठीक है। में किसानों को खाद नहीं दे पाते, युवाओं ठीक को है। नौकरी नहीं HS दे रावत पाते, जी। आप रोजगार मेला लगाते ठीक है प्रियंका जी, मैं लौटूंगी आपके पास, मैं लौटूंगी। HS रावत जी, क्या जानबूझकर एक धार्मिक माहौल को खड़ा किया जा रहा है? क्या बाबरी मस्जिद जैसा एक माहौल बनाया जा रहा है? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। देखिए आस्था जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं बताना चाहता हूं आपको, अभी रिपोर्ट की बात कर रहे थे कपिल जी, जब अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे उस समय कैराना और कांदला, ये दो जो शहर हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा पलायन हुआ था। और उस समय जब हंगामा हुआ, टीवी के ऊपर डिबेटें आनी शुरू हुई, तो उसके बाद अखिलेश जी ने भी उस समय एक आयोग टाइप कुछ कमेटी तैयार की थी और उसको भेजा था। उसमें प्रमोद कृष्णम भी थे और भी बहुत सारे लोग थे, और उन्होंने जाकर के रिपोर्ट दी थी, वहां कोई पलायन नहीं हुआ। जबकि आज की स्थिति में जिस प्रकार से संभल का बुरा हाल है, उसी प्रकार से उससे ज्यादा पलायन कैराना, कांदला और शामली के अंदर हो रखा है। वहां अगर आप देखेंगे तो वहां के लोग खुलेआम बोल रहे हैं कि हिंदुओं यहां से चले जाओ, नहीं जाओगे तो और कुछ दिन बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, सब हमारे बच्चों के काम आएंगी। ये हाल तो अखिलेश जी के समय पर हुआ था, बहुत बुरा हाल हुआ था उस समय पर। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे कस्बे ऐसे हैं जहां पर एक तरफा पलायन हिंदुओं का हुआ है और आगे हो रहा है। ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी इसका ना कोई चुनाव से लेना देना है। सच्चाई अगर आती है पिछली सरकारों की तो तिलमिला जाते हैं और फिर बहुत पीछे की बातें करना शुरू कर देते हैं। देश आजादी के बाद में जो स्थिति हिंदुओं की इन सरकारों ने की है ना, वो आज सबके सामने है। आज बुरा हाल सबके सामने है। डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई, जम्मू कश्मीर के अंदर हुई है, केरला के अंदर हुई है। अभी आप बिहार के बॉर्डर पे देखिए, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे आप सर्वे करा के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। और वेस्ट बंगाल का कितना बुरा हाल है ये भी पता चल जाएगा। तो इस सब की जिम्मेवारी आप लोगों की है। अब कोई भी अगर आपने बीज बो दिया है, कैंसर बो दिया है, उस कैंसर को समय लगता है
ठीक करने में, उस फोड़े को काटने में, ऑपरेशन करने में समय लगता है। तो आज देश के अंदर ये कैंसर बोया हुआ है वोटों की राजनीति का, इन लोगों ने किया और उसमें हिंदुओं का दमन किया। समय सरकार कल्याण सिंह की थोड़े समय के लिए 10 ली सेकंड जी, थोड़े समय के लिए सरकारें रही हैं। अभी जैसे कह रही थी मैडम, बीजेपी की सरकारें रही हैं, आरएसएस की सरकारें रही हैं। जब जब भी ये सरकारें शक्ति लेती हैं फिर ये रोना शुरू करते हैं, फिर ढिढोरा पीटना शुरू करते हैं। देखिए मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, यानी सरकार काम करने की कोशिश करती है, उसको करने नहीं देते हैं। तो आस्था जी ये रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, स्वागत योग्य रिपोर्ट है, सरकार को ध्यान देना चाहिए। नाजिम साहब। हाँ आस्था जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी। हाँ आस्था जी, देखिए अब रिपोर्ट में कोई गुंजाइश नहीं बची है। रावत जी ने अपनी मोहर लगा दिया, इन्होंने तो बोल दिया है कि हाँ देखिए रिपोर्ट बिल्कुल सही है। भाई आप जब रावत जी ने बोल दिया तो अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है रिपोर्ट में। अगर हम ये कहते हैं कि हाँ रिपोर्ट में कहीं गुंजाइश है तो मुझे लगता है रिपोर्ट में गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि संभल के अंदर जिस तरीके की घटना घटी वो हम लोगों को बड़ा दुख था। वहां पे 5 मुस्लिम जो बताए जाते थे वो घर के चिराग, मुसलमानों के घर के चिराग बुझ गए, और उसके बाद में आप रिपोर्ट में हम ये सुन रहे कि भाई अगर पुलिस प्रशासन ना होता तो वहां पर हिंदू भाइयों को मार दिया जाता। ये किस तरीके की रिपोर्ट है भाई? ये इस तरीके का तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं माहौल खराब करने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुल्क संविधान से चलता है और हिंदू मुस्लिम भाईचारे से चलता है, और यहाँ पर ये कहा जाता है कि 15% हिंदू बच्चे। भाई ये बता दीजिए 2011 के बाद कहाँ जनगणना हुई है जो जनगणना में ये आ गया कि 15% हिंदू बच्चा है यहाँ पर? ये इस तरीके का तर्क देना बिल्कुल गलत है। लेकिन हाँ 2021 में होनी थी, कोरोना काल की वजह से नहीं हो पाई, तो ये एक दोबारा से प्रक्रिया हो जाएगी। तो और इसके साथ साथ आस्था जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये देश हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी है, सिख का भी है, ईसाई का भी है, ये सभी का। लेकिन अगर ये कह देना कि अगर प्रशासन न होता हिंदुओं को मार दिया जाता तो ये गंभीर बात है। ऐसी बातों को जांच का विषय जांच होनी चाहिए। और मैं तो कोर्ट से भी कहना चाहता हूँ कि जो इस तरीके का तर्क पेश कर रहे हैं उस पर जांच होनी चाहिए, क्योंकि देश तो सभी का है। अगर यहाँ पर एक कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात करी जाती है तो ये गलत है। आस्था जी ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, गोपाल शर्मा जी हमारे बीच में है, वादी पक्ष के वकील है, उनसे इसका कानूनी पहलू समझ लेते हैं। गोपाल शर्मा जी, संभल का ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट के थ्रू भी चल रहा है। एएसआई सर्वे को लेकर भी बहुत सारे ऐतराज रहे, वहां पर सर्वे चल रहा है लेकिन सब कुछ कोर्ट की निगरानी में हो रहा है। लेकिन इस बीच दंगों से जुड़ी ये रिपोर्ट सामने आई, संभल से जुड़ी हुई कमेटी ने इस रिपोर्ट को दिया है। देखिए अच्छा मैं शुरू करूं अपनी बात? जी जी आस्था जी, मैं अपनी बात शुरू करूं? जी सर, सुन रहे हैं आपको सर। मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी? आपकी आवाज आ रही है सर, आप अपनी बात रखिए, आपको हम सब सुन पा रहे हैं। देखिए प्रियंका गुप्ता जी, कपिल श्रीवास्तव जी और नाजिम खान साहब को मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस न्यायिक आयोग के बारे में ये प्रश्न उठा रहे हैं, उस न्यायिक आयोग के गठन की वहाँ के जो स्थानीय सपा विधायक हैं नवाब इकबाल साहब, उन्होंने मांग की थी कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, और जो इसमें अभियुक्त तो हैं जियाउर रहमान स्थानीय सांसद, उनके द्वारा इस जांच की मांग की गई थी और न्यायिक जांच की मांग की गई थी। और इस न्यायिक आयोग में एक रिटायर उच्च न्यायालय के मिस्टर अरोड़ा जज थे, एक रिटायर सीनियर मोस्ट आईएएस थे, एक रिटायर सीनियर मोस्ट आईपीएस डीजीपी रैंक के अधिकारी थे। उन्हीं के द्वारा इसकी मांग की गई, सरकार के द्वारा उसका गठन किया गया। फिर भी अगर उस पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। अपनी बात को सही साबित करने के लिए न्यायिक आयोग पर प्रश्न उठाना ये बड़ी लज्जाजनक बात है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैं सर्वे कमीशन का एक पार्ट था और जिस समय सर्वे हो रहा था उस समय मैं वहाँ मौजूद था, जिस समय दंगा हुआ उस समय मैं वहाँ मौजूद था। ये आप लोग कागजी बातें कहते हैं, मौके पर जाके देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण तरह से नहीं होती तो पूर्व नियोजित दंगा था और सर्वे टीम को प्लस सुरक्षा कर्मियों के लिए कत्ले आम करने का इरादा था, हिंदू मोहल्ले को कत्ले आम करने का इरादा था। जो अब अगर अब तक आप संभल में नहीं आए हैं तो अब आके आप देख लीजिएगा। दूसरी बात,
केवल एक कम्युनिटी को टारगेट करने की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। देख 1952 का दंगा देख लीजिए, 1900। ठीक है गोपाल शर्मा जी 10 सेकंड, क्योंकि दो मेहमान अपनी बात रखना चाहते हैं। पहले कपीश जी, उसके बाद नाजिम साहब। नहीं, मेरी बात पूरी, मेरी बात पूरी। हाँ 10 सेकंड पूरा कीजिए, क्योंकि मेरे पास लास्ट 3 मिनट है। 1978 में जनसंघ की सरकार थी। अरे भाई पढ़े लिखे लोग हो, पढ़ के देख लीजिए। 78 में जनता पार्टी की सरकार थी और उसमें कितने घटक दल थे। जनसंघ की सरकार का थी। जितने लोग भी हैं, न्यायिक आयोग ने जो भी निर्णय लिया है, कपीश जी बिल्कुल, कपीश जी आपका जवाब, कपीश जी आपका जवाब, उसके बाद नाजिम साहब और फिर संजय चौधरी जी। ठीक है गोपाल जी 1 सेकंड। हाँ कपीश जी बोलिए। एक बात, ये बात बिल्कुल सही है कि डेमोग्राफी बिल्कुल दंगे की वजह से चेंज हुई है। कपीश जी ये चूंकि सर्वे वाले उसमें वकील साहब थे, ये जो हैं वादी के वकील रहे हैं, इसलिए ये इनजस्टिस वाली ही बातें कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि जनता पार्टी जो है वो जनसंघ से ही बनी थी और बाद में वही जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी के रूप में तब्दील। मैं एक बात आपको भैया कहना चाहता हूं कि अभी ये रिपोर्ट क्या इनको पता है कि अक्षरशः कामाबाई फुल स्टॉप वो क्या पब्लिक डोमेन में रख दी गई? क्या इसको पब्लिश कर दिया हमारे योगी सरकार ने? तो कब्जत वक्त बावेला किस बातों पे हो रहा है? कैसे आपको पता है कि डेमोग्राफी चेंजेस हुई और कितनी प्रतिशत हुई, जब वास्तव में आपने जनसंख्या की गिनती की ही नहीं है? तो आप लेकर के कहां से चले आए? ये तो हकीकत है। और आप मुझे बताइए कि क्या वकील साहब ये बता देंगे? मैं वकील साहब को इसलिए बार बार कह रहा हूं कि मैं स्वयं भी एडवोकेट हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि वकील साहब सिर्फ इतना बतावें कि जब आप सर्वे कमिश्नर के रूप में या सर्वे आयुक्त के रूप में गए थे तो वो किसकी तरफ से गए थे? ठीक है। और आप 1 मिनट, कोई भी लास्ट 1 मिनट है मेरे पास, संजय जी जवाब देंगे इस पर। हाँ क्रिमिनल एक्ट तभी होता है जब एक्टर्स रिया और मेंसरिया का कोलैबोरेशन होता है। ये आप सिर्फ कैसे कह सकते हैं जबकि ठीक है संजय चौधरी जी आपका जवाब बोलिए। संजय जी किसी की मनाई किसी की कैसे? संजय जी बोलिए। कानून के विद्यार्थी होने के बाद भी 1976 में मुलायम सिंह यादव इस सरकार में मंत्री थे। मुलायम सिंह यादव इस सरकार में मंत्री थे, इसलिए ये मत कहिए कि आप उसमें शामिल नहीं थे। और बात नंबर 2, संभल को लेकर लोकसभा के अंदर कभी झूठ ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। ठीक है। 2012 की जनसंख्या के आधार पर ही ये प्रमाणित होता है कि वहां हिंदुओं की जनसंख्या 15% रह रही है। इसका आधार 2012 की जनसंख्या। चलिए समय खत्म हो रहा है, 30 सेकंड बाकी है मेरे पास। ये केवल असत्य कहकर 30 सेकंड और बाकी है। परिवर्तन से पीछे भाग रहे हैं। वोट भी लेंगे, उसके बाद जो है ये भी कहेंगे सरकार भी आपकी दंगे भी आप करवाएंगे, उसके बाद। ठीक है गोपाल जी, लास्ट कमेंट गोपाल जी। वो कैराना का मामला संभल का मामला है। अरे कपिल जी कब तक याद। चलिए मुझे लगता है आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज नहीं पहुंच रही है। वक्त फिलहाल समाप्त हो गया है। आप सभी लोगों का धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो संभल में हुए दंगे को लेकर जांच कमेटी ने अपनी डिटेल रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपी। करीब 450 पन्नों की इस रिपोर्ट में न केवल 24 नवंबर की हिंसा का ब्यौरा है, बल्कि संभल के इतिहास में बार बार भड़की सांप्रदायिक हिंसक घटनाओं का भी जिक्र है, जिसे लेकर अब राजनीति शुरू हो चुकी है।